नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 17 जून 2024 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। हम देखो आज की डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले मुझे सबसे पहले आप एक बात बताइए, कल का आपका पेपर कैसा गया? देखो पेपर जाहिर तौर पे 2023 के कंपैरिजन में तो इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं बोल सकते। अगर रेफरेंस लाइन 2023 का पेपर है तो जाहिर तौर पे इजी था, बट देखो फैक्चुअल पेपर ज़्यादा था। आप यूँ कह सकते हो कि पॉलिटी ईजी थी, इन्वायरमेंट थोड़ा डिफिकल्ट था और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी थोड़े कंसेप्चुअल थे। और ना यूपीएससी ने एलिमिनेशन फिर से ले आया, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लग रहे थे। जैसे 2023 में तो एलिमिनेशन बहुत कम क्वेश्चंस पे ना के बराबर लग रहा था, और इस बार के पेपर में ना बहुत सारे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लग रहा है। तो यूपीएससी ने फिर से मौका दिया है स्टूडेंट्स को कि आप एलिमिनेशन सीखो, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, कॉमन सेंस अप्लाई करना आपको आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बोला कि सर पेपर देख के ना ऐसा लगा जैसे एसएससी टाइप का या फिर पीसीएस का पेपर हो। ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, लेकिन पेपर थोड़ा पिछले साल के कंपैरिजन में इजी आया। और इवन इस बार का जो सीडीएस का एग्ज़ाम था ना, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, वो बल्कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप सब लोग मेच्योर हो, पेपर डिफ़िकल्ट आए आसान आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब प्री तो उतने ही लोगों का क्लियर होगा ना। आसान है तो सबके लिए आसान है, डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। बट हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है, कुछ टॉपर्स कई बार जैसा ऐसा बोल देते हैं ना कि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। ऐसा नहीं है। देखो रट्टा मारने की पावर भी आपके पास होनी चाहिए। इतने सारे फैक्ट्स यूपीएससी ने पूछे हैं और बहुत सारे फैक्ट्स पूछे हैं। फैक्ट्स देखो या तो आता है या नहीं आता है, वहाँ पे सोच नहीं सकते। तो याद करने की कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी होगी। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती, करनी पड़ेंगी। वैसे तो देखो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे आगे की मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्री की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन कुछ टेक अवेज मैं आपको बताऊं जो 2025 में एग्जाम देंगे। पॉलिटी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। देखो रेयरली ऐसा होता है कि पॉलिटी धोखा दे। पॉलिटी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल ईजी ही आते हैं। इस बार भी पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, लो हैंगिंग फ्रूट थे। तो स्टैंडर्ड जो सोर्सेज है ना, उनके साथ तो आप जरूर स्टिक रहो। पिछली बार क्या हुआ, डर फैला दिया बहुत सारे लोगों ने कि पेपर ऐसा आने लगा है यूपीएससी का, स्टैंडर्ड सोर्सेज से काम नहीं चलेगा। लेकिन देखो एनसीईआरटीज हो गए, दूसरे स्टैंडर्ड सोर्सेज हो गए, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं और हर साल पूछती हैं। खैर देखो, आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपका पेपर कैसा गया। और आज की डिस्कशन की बात करें तो देखो रूमी का कोट है, यस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। इसका मतलब देखो ये है, कल मैं चालाक था। ये युवा अवस्था को मेंशन करता है कि युवा अवस्था में जब हम होते हैं ना तो लगता है कि हाँ दुनिया को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े एम्बिशंस होते हैं। लेकिन ना जैसे जैसे उम्र बीतती है हम में समझदारी आती है और हमें ये पता लगता है कि यार देखो हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि दुनिया को हम चेंज कर दें। चेंज की शुरुआत होती है खुद से ही। मतलब अंदर से हम अपने आप को इंटरनल चेंज जब लाना स्टार्ट करते हैं ना, तो धीरे धीरे एक्सटर्नल चेंज आना स्टार्ट होता है। अगर बड़े लेवल पे लोग इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को स्वीकार करेंगे ना, चेंज करेंगे ना अपने आप को, तो फिर बड़े लेवल पे भी चेंज आने की शुरुआत हो जाती है। तो ये बात रूमी ने बोली थी। इस पे ऐसे पूछ सकती है यूपीएससी, और एथिक्स में भी ये कोड दिया जा सकता है। आज देखो हम टोटल 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी रैंकिंग काफ़ी पुअर है इंडिया की, कितनी है 129 आउट ऑफ 146 कंट्री। तो इस इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कफाला सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। कफाला सिस्टम के कारण दूसरे इंडिया समेत दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के माइग्रेंट वर्कर्स जब गल्फ में काम करने के लिए जाते हैं तो उनका एक्सप्लोटेशन होता है और वहाँ पे बहुत पुअर कंडीशंस में उन्हें रखा जाता है। डिटेल से इस इशू को डिस्कस करेंगे। फिर एक एथिक्स का आर्टिकल है गिग वर्कर से संबंधित, वो डिस्कस करेंगे। और चौथा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ सप्लीमेंट्स से संबंधित। तो काफ़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रहेगी। चलिए डिस्कशन शुरुआत करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में
जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, हर साल जारी किया जाता है और इस साल भी जारी किया गया और उसी के संदर्भ में आज ये आर्टिकल आया है। हम डिस्कस करें कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में क्या कुछ निकल के आया है। उससे पहले थोड़े से बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। इन 4 पैरामीटर्स के आधार पे ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें ना ये देखा जाता है कि मैन और वुमेन के बीच में कितना जो गैप है वो फिल हो चुका है। देखो, ये तो आप भी मानते हो कि मैन और वुमेन के बीच में काफ़ी गैप है। चाहे हम एजुकेशन देख लें, चाहे हम मिनिस्ट्री में, लीडरशिप में वुमेन की पोजीशन देख लें, हेल्थ में वुमेन की सिचुएशन देख लें, हर क्षेत्र में आपको मिलेगा महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के अपेक्षाकृत पीछे हैं। तो ना 4 इंडिकेटर्स को कंसीडर किया जाता है ये इंडेक्स जारी करते वक्त। सबसे पहले है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इस पैरामीटर में ये देखा जाता है कि महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कितना है, पुरुषों का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कितना है, पुरुषों के वेजेस कितने हैं और महिलाओं के वेजेस कितने हैं, दोनों के वेजेस में कितना डिफरेंस है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है एजुकेशनल अटेनमेंट। लिटरेसी रेट कितनी है मेल की, लिटरेसी रेट फीमेल की कितनी है। नेक्स्ट, हेल्थ एंड सर्वाइवल। इसमें यह देखा जाता है सेक्स रेशियो कितना है, महिलाएं पुरुषों के अपेक्षाकृत कितनी कम हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यानी एवरेज तौर पर एक पुरुष कितना जीता है और वुमेन कितना जीती हैं। सबसे लास्ट में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब पॉलिटिक्स में महिलाओं के अपेक्षाकृत पुरुष कितने हैं। ये सब चीज़ें इस चौथे पैरामीटर में देखी जाती हैं। तो 4 पैरामीटर्स के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है और इस बार 2024 के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो गैप है ना, उसे देखो 68.5% तक फिल किया जा चुका है। 68.5%, यानी कि 31.5% फिल करना अभी भी बाकी है। देखो, पिछले साल से कंपेयर करें ना, इस साल कोई खास इंप्रूवमेंट हुई नहीं है। पिछले साल तक 68.4% गैप को फिल किया जा चुका था और इस साल 68.5, यानी आप देखोगे सिर्फ 0.1% की इंप्रूवमेंट हुई है एक साल में। समझ गए? अगर देखो इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके गैप को हम फिल करेंगे ना, ऐसे तो यार 134 साल और लग जाएंगे महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने में। और राइटर कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाना है 2030 से पहले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को जब तक अचीव करना है ना, उसके बाद 5 और जनरेशन्स लग जाएंगी महिलाओं और पुरुषों को बराबर लाने में। फर्स्ट स्थान किसको प्राप्त हुआ है? फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है आइसलैंड को। आइसलैंड देश ने ना महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो गैप है ना, उसे 93.5% फिल कर दिया है। अब इनका सिर्फ 6.5% गैप फिल करना बाकी है मेल और फीमेल के बीच में। आइसलैंड देखो एकमात्र ऐसा देश है जिसने 90% से ज़्यादा मैन और वुमेन के बीच में गैप को फिल कर दिया है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया को देखो इस इंडेक्स में ना इस बार 129 रैंक प्राप्त हुई है। 129 कितने में से? 146 में से। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया की रैंक जो है वो 2 नीचे गिर गई है। पिछले साल इंडिया की रैंक कितनी थी? 127 आउट ऑफ 146, और उससे पिछले साल इंडिया की रैंक थी 135। समझ गए? तो इंडिया 2 स्थान पीछे चला गया है। इंडिया ने अभी तक मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है उसे 64.1% फिल किया है, यानी 35.9% गैप अभी भी फिल करना बाकी है। एक बार देखो आप ना हमारे पड़ोसी देशों की भी सिचुएशन देख लीजिए। हालांकि कोई पूछने नहीं वाला है, ये कोई नहीं पूछेगा कि बांग्लादेश की रैंक कितनी है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। नहीं, बस एक कंटेक्स्ट देने के लिए है आपको कि कौन से पड़ोसी देश अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस इंडेक्स में। पाकिस्तान तो खराब परफॉर्म कर रहा है, 145 रैंक है। मालदीव भी हमसे खराब परफॉर्म कर रहा है, 132 रैंक है। लेकिन बांग्लादेश काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया के कंपैरिजन में। 99th रैंक है बांग्लादेश की इस इंडेक्स में। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो हमें ना कुछ पैरामीटर्स पे काम करने की आवश्यकता है अगर हम इंडिया की जो रैंक है इस इंडेक्स में इंप्रूव करना चाहते हैं और महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाना चाहते हैं। सबसे पहले लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट जो है महिलाओं का वो इंक्रीज करना होगा। और इसके लिए क्या इंश्योर करना होगा? इसके लिए कुछ चीज़ें इंश्योर करनी होगी। अगर हम
चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं घर से बाहर निकले और काम करें। इसके लिए हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना होगा कि हायर एजुकेशन को बीच में ना छोड़े महिलाएं शादी के प्रेशर के चलते। महिलाओं को जॉब स्किल दी जाए। इसके अलावा वर्क प्लेसेस पे उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए। वर्क प्लेसेस पे यानी काम की जगह पे महिलाएं जो हैं वो सेफ महसूस करें। नेक्स्ट, इवन देखो शादी के बाद भी महिलाएं अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाएं, मदर बनने के बाद भी महिलाएं अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाएं। इससे संबंधित सरकार को अभी भी देखो बहुत काम करना बाकी है। नेक्स्ट बात करें एजुकेशन की। एजुकेशन के मामले में ना महिलाओं और पुरुषों के बीच में लिटरेसी रेट में जो गैप था ना, अभी भी देखो 17.2% वाइड है, अभी भी इतना गैप है। और इस इंडिकेटर में इंडिया 124वें स्थान पे है। पर्टिकुलर इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन की बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 124वें नंबर पे है। और इसके बाद पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात करें, वैसे देखो इंडिया ने इस इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, इस लोकसभा इलेक्शंस में ना जो अभी कंडक्ट हुए, 800 महिलाओं ने इलेक्शन लड़ा और कितनी महिलाएं जीत के आई? 74। पिछले साल के कंपैरिजन में देखो 4 कम। पिछले साल 78 महिलाएं एमपी बनी थी लोकसभा में, इस बार 74। पिछले साल 14 से ज़्यादा % वुमेन एमपी थी लोकसभा में, इस बार ये परसेंटेज 13.6% है। ये नंबर तो देखो अच्छा साइन नहीं है। वैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसके बारे में यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन भी पूछा, ये फॉर्म में आएगा 2029 से। तब तो देखो महिलाओं के लिए कम से कम 33.3% जो सीट्स हैं वो तो आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए उसके बाद में मिनिस्टर्स नहीं बनाया गया वुमेन एमपीज को, तो मतलब देखो सोसाइटी में ना दिल से चेंज लाना होगा। इस प्रकार के कानून काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग हैंड तो साबित होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में चेंज तभी आता है जब सोसाइटी उस चेंज को स्वीकार करती है, सोसाइटी खुद से पुश करती है। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जा सकता है, अगर ग्लोबल स्कोर की बात करें, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 0.1% इंप्रूव हुआ है। महिलाओं की जो सिचुएशन है धीरे धीरे इंप्रूव तो हो रही है, बट स्पीड देखो बहुत कम है। जिस स्पीड से रिफॉर्म्स आने चाहिए, जिस स्पीड से महिलाओं का जो स्टेटस है समाज में वो इंप्रूव होना चाहिए, उस स्पीड से इंप्रूव नहीं हो रहा है। बात स्पीड की है, इस बात में डाउट नहीं है कि हाँ धीरे धीरे स्टेटस इंप्रूव हो रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो कफाला सिस्टम से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना कुछ समय पहले, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, एक ना मलयालम मूवी आई थी, आप गूगल पे सर्च करना, गोट लाइफ। इस मूवी के बारे में आप सर्च करना, देखना मत, सिर्फ ट्रेलर देख लेना। उस मूवी में ना कफाला सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। कफाला सिस्टम क्या होता है, जैसे ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले जो स्टेट्स हैं ना, अरब स्टेट्स, यहाँ पर कोई माइग्रेंट वर्कर, फॉर एग्जांपल महेश, काम करने के लिए जाना चाहता है, तो उसे ना एक स्पॉन्सर चाहिए, लोकल स्पॉन्सर। वो स्पॉन्सर ज़्यादातर केसेस में होता है एम्प्लॉयर, जो रोजगार देता है माइग्रेंट वर्कर को। जैसे कुवैत का कोई एम्प्लॉयर है जिसकी फैक्ट्री है, जिसका नाम है सुनील। अब महेश इंडियन माइग्रेंट वर्कर है, तो देखो महेश को ना एक लोकल स्पॉन्सर की हेल्प चाहिए, यानी सुनील की हेल्प चाहिए जो कुवैत का निवासी है, वहां पे कुवैत में जाने के लिए और काम करने के लिए। यहां तक तो ठीक है कि एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए, तभी माइग्रेंट वर्कर्स इन देशों में काम करने के लिए जा सकते हैं। बट देखो जब माइग्रेंट वर्कर्स इन देशों में काम करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे इनकी एम्प्लॉयमेंट, इनका लीगल स्टेटस, इनका वीजा, सब कुछ लोकल स्पॉन्सर से रिलेटेड हो जाता है, लोकल स्पॉन्सर से जुड़ जाता है। लोकल स्पॉन्सर जिसकी हम आवश्यकता की बात कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं कफील। मतलब कफील का होना जरूरी है, लोकल स्पॉन्सर का होना जरूरी है, तभी कोई माइग्रेंट वर्कर वहां पे काम करने के लिए जा सकता है। लेकिन एक बार चला जाता है तो जो लोकल स्पॉन्सर होता है ना, यानी जो कफील होता है, उससे वीजा टर्म्स, उससे लीगल स्टेटस, ये सब चीजें जुड़ जाती हैं माइग्रेंट वर्कर्स की। माइग्रेंट वर्कर्स फिर कुवैत में ना अपना काम चेंज नहीं कर सकता कफील की अनुमति के बिना। लोकल स्पॉन्सर अगर मना कर देना तो माइग्रेंट वर्कर फिर अपना काम चेंज नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ों के लिए
ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं कफील के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, लोकल स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कई बार तो हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि ये लोकल जो स्पॉन्सर है यानी कफील है वो माइग्रेंट वर्कर्स का पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लेते हैं और उनसे बहुत बुरे हालातों में काम करवाते हैं, कम वेजेस देते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं और यही सब दिखाया गया है गोट लाइफ में। मलयालम मूवी है, कुछ दिनों पहले आई थी, बहुत अच्छी मूवी है। अगर आपको टाइम मिले, जिनका अभी अभी प्री हुआ है, टाइम मिले तो आप एक बार वो देखिएगा। अब इस आर्टिकल की बात करते हैं। कफाला सिस्टम आपको समझ में आ गया। राइटर कहते हैं कुवैत में हादसा हुआ, 49 लोगों की जान चली गई, 40 के आसपास तो इंडियन हैं। बाद में देखो कुवैत की सरकार ने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, बिल्डिंग ओनर और एम्प्लॉयर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस केस में दोनों सेम हैं, जो एम्प्लॉयर है उसी की बिल्डिंग थी जहां पे ये लोग रह रहे थे। इवन कुवैत की सरकार का कहना है जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिशियल्स हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है कि उन्होंने ये नहीं इंश्योर किया कि बिल्डिंग कोड को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। बट राइटर कहते हैं देखो ये तो सिम्टम्स को एड्रेस करने वाली बात हो गई, आप ना रूट काजेज को एड्रेस कीजिए कि वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स क्या सिचुएशन फेस करते हैं। सबसे पहली चीज़ कफाला सिस्टम, लोकल स्पॉन्सर का होना जरूरी, यानी कफील का होना जरूरी, और वो कफील बाद में एक्सप्लॉइट करता है माइग्रेंट वर्कर्स को। आप इस सिस्टम से निजात दिलाइए और इसके लिए वो देश जहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं ना, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, इन देशों को ना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के साथ मिल के नेगोशिएशन करनी चाहिए कि भैया हमारे माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं और एक्सप्लॉइट किया जाता है, आप इस कफाला सिस्टम को बंद कीजिए। दूसरा देखो उनको ना वेजेस बहुत कम दिए जाते हैं, वेजेस इतने कम दिए जाते हैं कि वो ना और ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कफील के ऊपर, यानी लोकल स्पॉन्सर के ऊपर। किन चीज़ों के लिए? फूड के लिए उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हाउसिंग के लिए उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनके वेजेस इतने कम हैं माइग्रेंट वर्कर्स के कि वो ये सारी चीज़ें अपने आप से अफोर्ड नहीं कर पाते और इसलिए वो फाइनेंशियली और ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। समझ गए? सरकार ने इन कफील को यानी लोकल स्पॉन्सर को इतनी पावर दी हुई है कि ना आप थोड़ा भी असहज महसूस करें माइग्रेंट वर्कर से, आप बता दीजिए इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से ना कभी भी माइग्रेंट वर्कर्स की कभी भी यूनियन बन ही नहीं पाती, कभी भी। आप देखोगे इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों में ना माइग्रेंट वर्कर्स की यूनियन आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा आवाज माइग्रेंट वर्कर उठाते हैं ना तुरंत की तुरंत उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, उन्हें उनके देश भेज दिया जाता है। और देखो जैसे कोई विपदा आई, फॉर एग्जांपल कोविड-19 की महामारी आई थी, आप कुवैत का ही एग्जांपल लीजिए। कुवैत ने ना कोविड-19 की महामारी में वायरस के स्प्रेड को रोकने के बजाय माइग्रेंट वर्कर्स के स्प्रेड को रोक दिया एकदम से, और जैसे ही मौका मिला हजारों माइग्रेंट वर्कर्स को उनके देश भेज दिया गया भेड़ बकरियों की तरह, और एम्प्लॉयर के पास में जो उनका जमा पैसा था वो भी माइग्रेंट वर्कर्स नहीं ले सके, बस उन्हें जबरदस्त ढंग से भेज दिया गया अपने अपने देशों में। ये सिचुएशन है माइग्रेंट वर्कर्स की। और अक्सर आप देखोगे कि माइग्रेंट वर्कर्स की जो हाउसिंग वाली सिचुएशन होगी ना, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे हाइजीन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस देखने को मिलेंगे माइग्रेंट वर्कर्स के, और सिचुएशन काफ़ी ख़राब देखने को मिलेगी। अभी देखो बेशक कुवैत की सरकार ये बोले कि हम सेफ्टी स्टैंडर्ड से इंश्योर करेंगे, लेकिन देखो जो सिस्टमेटिक ढंग से रूट काजेज है ना जिसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की बात कोई नहीं करता। लास्ट में राइटर दो बातें और भी बोलते हैं। वो बोलते हैं देखो वर्कर्स कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो आवाज़ उठाएंगे उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए देखो जिन देशों से माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं ना उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनको नेगोशिएशन करनी चाहिए इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के साथ में। और दूसरी बात ये बोलते हैं राइटर लास्ट में, ये माइग्रेंट वर्कर्स देखो इन देशों को ना बिल्ड कर रहे हैं और बदले में देखो इन्हें वहाँ पे डिग्निटी वाली लाइफ नहीं मिल पाती। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स देखो इन्हीं गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं और सबसे बड़ा हिस्सा इनमें इंडिया का ही है। तो दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलके इंडिया को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों के साथ में नेगोशिएट करके ये कफाला सिस्टम बंद करवाना चाहिए। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ सप्लीमेंट्स से संबंधित मिस इन्फॉर्मेशन को एड्रेस करने के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज का जो युग है ना वो डिजिटल युग है, इंटरनेट का ज़माना है।
आज के युग में हम सब ना ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पे कई बार ज़्यादा रिलाई कर लेते हैं। जैसे दो स्थानों के बीच में जाना है, ए से बी तक जाना है। पहले क्या होता था, लोकल लोगों से हम रास्ता पूछ लेते थे कि भैया बी तक जाना है, कौन सा रूट चुने। लेकिन आज के समय में जीपीएस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। उसी प्रकार से देखो, हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए भी ना डॉक्टर के पास जाने के बजाय ऑनलाइन जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उस पर जनता आज के समय में ज़्यादा रिलाई करने लगी है। समझ गए? लेकिन देखो, इंटरनेट पे जहाँ एक तरफ रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है, खास करके हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में। हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसे देखो, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीज़ें अब आपको ना इंटरनेट पे बड़े बड़े क्लेम्स मिलेंगे, अनवेरीफाइड क्लेम्स। इनको आप लोगे तो आपका फैट कम हो जाएगा, मसल में फैट आ जाएगा, मतलब आप मोटे होने लगोगे। अनेकों तरह के क्लेम्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन देखो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, कोई रिलायबल क्लेम नहीं। बस प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्री ये बन के रह गई है, क्योंकि देखो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके तो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट बिकें, जिस वजह से वो ये सारे क्लेम्स करते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स जो आपको मिसलीड करती हैं, बढ़ा चढ़ा के क्लेम्स बताए जाते हैं। और टेस्टिमोनियल भी होते हैं, वो देखो चेरी पिक किया जाता है। मतलब किसी कस्टमर ने कुछ बोला, उसका एक पार्ट आपको दिखा दिया, दूसरा पार्ट आपको दिखाया नहीं, वो रिमूव कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को बेचा जा सके। और कस्टमर की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वल्नरेबिलिटी जैसे देखो, कोई पतला है, वो चाहता है कि मैं मोटा हो जाऊं, कोई अपने फैट को कम करना चाहता है, अनेकों तरह की, कईयों को देखो डिजीज़ होते हैं, तो उनकी ये वल्नरेबिलिटीज़ है ना, उनका फ़ायदा उठाया जाता है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा कि हाँ भाई ये ले लो, इससे ठीक हो जाओगे। बट देखो इसके कंसिक्वेंसेस हैं, और बहुत गहरे कंसिक्वेंसेस हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, ये बड़े बड़े फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स होते हैं ना हेल्थ सप्लीमेंट्स से संबंधित। इसकी वजह से ना जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट मतलब डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें वो मेडिसिन लेना, ये जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है उनको लेने में कई बार पेशेंट्स बहुत डिले कर देते हैं। कई बार उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, उनको लगता है कि हम हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, शायद इसी से हमारा डिजीज़ ठीक हो जाए। और कई बार तो देखो जो यंग लोग हैं जो ये हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, उनकी बॉडी पर काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा ये फैट सोल्यूबल्स विटामिन ले लिए जाए ना, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये बाद में ना बहुत ज़्यादा अगर ले लिए जाएं तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिससे जहर फैलने लगता है। जैसे देखो ये विटामिन ए को अगर ज़्यादा ले लिया जाए ना, नोजिया, स्किन में चेंजेस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सीवियर कंडीशंस में तो लीवर तक को नुकसान पहुंच सकता है, बोन में, हड्डियों में डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या किया जाए इस समस्या को एड्रेस करने के लिए, क्या किया जाए? सबसे पहले देखो, जनता में ना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स प्रमोट करो। जनता सोचती नहीं है, मतलब चैलेंज नहीं करती है जनता, जो उसको बता दिया जाए जनता मान लेती है। साइंटिफिक लिटरेसी हमारे देश के कंज्यूमर्स में बहुत कम है। तो देखो, एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं इंडिविजुअल्स को इंपावर करने के लिए। वो क्वेश्चंस पूछें कि भैया क्या सबूत है कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या कोई रिसर्च हुई है? ऐसे क्वेश्चन जनता पूछती नहीं है। तो जनता को अवेयर करो कि भैया चैलेंज करो, जो आपको दिखाया जाता है उसको चैलेंज करो। जनता को फर्क पता होना चाहिए रिलायबल इंफॉर्मेशन और सूडो साइंस के बीच में, ताकि वो सोच समझ के अच्छे डिसीजंस ले सकें अपनी हेल्थ से संबंधित। और दूसरा देखो, जो लोग ये सारा काम करते हैं ना, फर्जी प्रोडक्ट्स को बेचना, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ पे भी चाहे मैनुअली चेक किया जाए, चाहे एआई की सहायता से चेक किया जाए, लेकिन ये इंश्योर किया जाए कि हेल्थ से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ना बहुत कड़े रेगुलेटरी मेजर्स लेने की आवश्यकता है, ताकि मैन्युफैक्चरर्स में डर हो, वो इंफॉर्मेशन ना फैलाएं। और जो मैन्युफैक्चरर ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि एक मैसेज दिया जा सके। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो हाल ही में ना सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ एक्शन लिया। बाबा रामदेव ने 2 बार माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के समय
ये बोला था कि एलोपैथिक मेडिसिन तो फर्जी हैं, हमारे जो आयुर्वेद वाले प्रोडक्ट हैं उनसे कोरोना ठीक हो जाएगा, और एलोपैथिक मेडिसिन तो जहर लेने के समान है। तो ना बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जो बोला उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, आप माफ़ी मांगिए। तो पहले उन्होंने माफ़ी मांगी बाबा रामदेव ने, और वो छोटी माफ़ी मांगी थी न्यूज़पेपर्स में, बिल्कुल छोटा से स्पेस में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला, जब आपने बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स की थी, वो तो बड़े बड़े पेजेस पे की थी, बड़ा स्पेस लेके की थी, तो माफ़ी भी आप बड़े बड़े अक्षरों में कीजिए, बड़ा बड़ा स्पेस लेके कीजिए न्यूज़पेपर में। तो दूसरी बार बाबा रामदेव को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये एक अच्छा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को ना इस प्रकार से सख्ताई आगे भी बरतनी होगी ताकि मैन्युफैक्चरर्स में डर हो और वो इस प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल ना एथिक्स से संबंधित है। हाल ही में ना एक खबर सामने आई, अमेजोन कंपनी ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजोन कंपनी के एक वेयर हाउस में ना वर्कर्स से ये शपथ दिलवाई जा रही थी कि जब तक आप आज के टारगेट्स नहीं कंप्लीट कर लोगे ना, आप पानी नहीं पियोगे, आप टॉयलेट नहीं करोगे, वॉशरूम में नहीं जाओगे। उसके बाद कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। ये जो अमेजोन कंपनी है, बेशक इसकी वैल्यूएशन $200 बिलियन है, लेकिन ये काफ़ी नोटोरियस है। इवन यूएस में भी वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन की खबरें आती हैं, और इंडिया में तो वर्कर्स को कैसे ही ये डिग्निटी के साथ में ट्रीट करेगी। देखो, इनोवेशन और कन्वीनियंस के नाम पे ना वर्कर्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, डिस्पोजेबल मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये जो कंपनीज है ना, ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, स्विगी, आप इनसे ऑर्डर करोगे ना, एप्लीकेशन में लिखा आएगा कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को आप पानी ऑफर करो। ये कंपनी दिखाना चाहती है कि वी केयर अबाउट द वर्कर्स, बट देखो असल में ऐसा होता नहीं है, बल्कि उन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को ये अपना एम्प्लॉय तक नहीं मानती हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं, हमारे पार्टनर हैं। इसलिए नहीं पार्टनर क्योंकि उनको इज्जत देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको एम्प्लॉय के बेनिफिट्स ना देनी पड़े। राइटर कहते हैं, देखो एक समय में ना हेनरी फोर्ड बहुत बड़े बिजनेसमैन, वो काफ़ी इनोवेशन लेके आए थे। कार मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई लाइन में वो काफ़ी इनोवेशन लेके आए। उनका हमेशा ना एक चीज़ कहनी थी, एक बात वो कहते थे कि देखो, अगर आपके जो वर्कर्स हैं ना, जो काम करते हैं आपकी कंपनी में, वो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड ना कर पाए ना, तो ये बहुत गलत है। आपके वर्कर्स आपका प्रोडक्ट जरूर अफोर्ड कर सकें, ये इंश्योर करना आपको जरूरी है। इतने वेजेस आप उन्हें जरूर दो। लेकिन देखो आज के समय में आप देखोगे कि ये ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, स्विगी, मतलब कहाँ ही ये जो वर्कर्स हैं वो इन कंपनी से ऑर्डर करते होंगे? नहीं करते, जाहिर तौर पे। इसी वजह से तो देखो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है बढ़ती जा रही है। और इंडिया में एक दिक्कत ये है, इंडिया में लेबर काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में अवेलेबल हैं, तो इस वजह से ना लोगों को ना बस काम मिलना चाहिए, और मजबूरी में वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। आज के समय में हम ऐसे समय में जी रहे हैं, लोगों के पास में काम है लेकिन जॉब नहीं है। क्या कभी सोचा था ऐसे भी दिन आएंगे कि काम कर रहे हो लेकिन जॉब नहीं है? कभी भी हटा दिया जाता है। पूछ के देखिएगा एक जोमेटो वर्कर से, कभी आप पूरा दिन हो जाता है, बहुत कम डिलीवरी उन्होंने एग्जीक्यूट की, 10-12, कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन के इनफ 150 रुपये बने हैं, 200 रुपये बने हैं, ऐसा भी होता है। अलग अलग एरियाज़ में सिचुएशन अलग अलग होती है। कहीं कहीं पर जोमेटो एग्जीक्यूटिव्स को ज़्यादा डिलीवरीज मिल जाती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं। लेकिन देखो सस्टेनेबल तो नहीं है ना, और ये सरकार होने दे रही है। सरकार को इस पूरे सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, और ये गिग इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, गिग इकोनॉमी को थोड़ा तो रेगुलेट सरकार को करना चाहिए अच्छे से। और जो ये लोग हैं ना, जैसे जेफ बेजोस है, दीपेंद्र गोयल है, जोमेटो वाले, ऐसा नहीं है ये तो बहुत बड़ा कोई इनोवेशन भी लेके आए हों। मतलब इनोवेशन लाने से मतलब कि या इन्होंने कोई जीपीएस ही नया ईजाद कर दिया, कोई चीज़ इन्होंने नई बना दी। नई चीज़ इन्होंने नहीं बनाई, बस एक जगह पे वो ले आए। जैसे उबर कंपनी है, ड्राइवर्स और कस्टमर्स को एक जगह पे ले आई, और जोमेटो कंपनी ने भी ऐसा ही किया, रेस्टोरेंट्स और जो कस्टमर्स हैं उनको एक जगह पे ले आए, बस बिचौलिए का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। एथिक्स में आप पॉइंट्स यूज कर सकते हो। लास्ट में अब आप क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस देखो, 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो गिग वर्कर्स से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है कफाला सिस्टम से रिलेटेड।
दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो pwonlyas.com पे जाके। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।